हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कामना यादव और आज हम करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का रैपिड रिवीजन। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं और इसमें हर एनसीईआरटी की लाइन कवर की गई है। फोटो का मतलब बच्चों होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। आपको पता ही होगा। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, लाइट से फूड की फॉर्मेशन करना, है ना। लाइट से किसकी फॉर्मेशन करना? फूड की फॉर्मेशन करना। फोटोसिंथेसिस से हमें दो चीजें मिलती है, एक तो हमें ग्लूकोज मिलता है, हमारे प्लांट को खाना मिलता है, और एक मिलता है क्या? ऑक्सीजन। उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए और वाटर चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और थोड़ा सा वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि भैया CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, वाटर जरूरी है और सबसे जरूरी है क्या? सनलाइट। ठीक है, तो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने कौन कौन से किए वो। सबसे पहले मोल्स लीफ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आया। हाफ लीफ के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पत्ता लिया, ठीक है, उसको सोक किया। किसको? कॉटन को सोक किया KOH के सॉल्यूशन के अंदर। ये रही हमारी कॉटन, ठीक है। इसमें KOH का सॉल्यूशन उन्होंने सोक किया और आधा जो पत्ता है उसको कवर कर दिया कॉटन से। आधे पत्ते को क्या कर दिया? कॉटन से कवर कर दिया। ये रही कॉटन। KOH का सॉल्यूशन क्या करता है बेटा? KOH का सॉल्यूशन करता है कि CO2 सारी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो KOH किसमें है? कॉटन में है। अब ये कॉटन ने जो हाफ लीफ है ना, इसकी सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली। मैंने बताया भैया फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है, इसने कर लिया। जो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारा स्टार्च जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। क्यों आया स्टार्च टेस्ट नेगेटिव? देखो, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज प्लांट्स में किस में स्टोर होता है? स्टार्च में स्टोर होता है। स्टार्च में स्टोर होता है ना। हमारे अंदर ग्लूकोज किस में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। अब यहाँ पे CO2 थी, आधा बचा हुआ लीफ था, उसमें KOH का जो कॉटन थी वो नहीं थी वहां पे, तो उसको आराम से उसको CO2 मिलती रही। CO2 मिलती रही तो फोटोसिंथेसिस होता रहा। फोटोसिंथेसिस होता रहा तो क्या हुआ? ग्लूकोज बनता रहा। ग्लूकोज बनता रहा तो किसमें स्टोर होता रहा? स्टार्च में स्टोर होता रहा। तो फिर स्टार टेस्ट पॉजिटिव आ गया और क्या पता चला कि CO2 इज वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो नील ने दिया था। जैसे नीला नीला के नीले पानी से याद रख लेना कि ये जो एक्सपेरिमेंट था एक वाटर के लिए था कि भैया H2O से ऑक्सीजन बनती है, ना कि CO2 से। ठीक है, पहले क्या माना जाता था कि CO2 से ऑक्सीजन बनती है, पर ऐसा नहीं है, वाटर से ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, देखो जी, हाइड्रोजन डोनर के पास जो होगा ना वही गैस हमें निकलेगी, मिलेगी बाद में। अगर हाइड्रोजन के साथ सल्फर है तो बाद में सल्फर ही मिलेगा। साथ में ग्लूकोज तो मिलेगा ही, क्योंकि एनर्जी की तो जरूरत होगी प्लांट को, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का काम तो है ग्लूकोज बनाना, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी तो दे रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है वो हर जगह ऑक्सीजन देगा। हाइड्रोजन डोनर के साथ जो चीज होगी ना वही निकलेगी बाद में। पहले क्या मानते थे भैया? CO2 से निकलती है क्या? ऑक्सीजन नहीं, H2O से ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, क्या हाइड्रोजन डोनर के पास अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन निकलेगा, अगर हाइड्रोजन डोनर के साथ में सल्फर है तो सल्फर निकलेगा। हाइड्रोजन डोनर के साथ जो चीज होगी वही बाद में मिलेगी। जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया है, कौन से? पर्पल और ग्रीन। ठीक है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इनको किसकी जरूरत है? सल्फर की। देखो, सल्फर यहाँ पे है तो अभी सल्फर ही मिल रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो क्या मिल रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन ही मिल रही है। तो बाद में ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी प्रूव हो गया था कि जो ऑक्सीजन है ना वो निकलती है वाटर वाले से। ठीक है, CO2 से नहीं निकलती। पहले CO2 से मान रहे थे, CO2 से नहीं निकलती। ओके, अब देखो नेक्स्ट। सेक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो प्लांट है ना जिसके अंदर ज्यादा ग्लूकोज है ना वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा ग्लूकोज है ना वो जल्दी जल्दी बड़ा होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर्ड इन स्टार्च। में बता चुकी हूँ कि जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स में स्टार की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जिसके पास ज्यादा ग्लूकोज वो प्लांट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, तो सेक ने ये बताया था। उसके बाद प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। उन्होंने ऑक्सीजन भी डिस्कवर करी थी 1774 में। उनके एक्सपेरिमेंट को हम बेलजार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलजार एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक, ये देखो, यहाँ पे घंटे की शेप का एक जार था। उन्होंने ढक दिया था किसके ऊपर भैया? एक मोमबत्ती जला दी और एक चूहा रख दिया। अब इसको चूहे को सफोकेशन होने लगा तो चूहा
सफोकेशन होकर डाई हो गया और ये मोमबत्ती भी बुझ गई, क्योंकि आग को लगने के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, और आग को लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और इस चूहे को भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने रख दिया मिंट प्लांट को। मिंट प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, और आग को लगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है। अब मिंट प्लांट इसको ऑक्सीजन देता रहेगा तो चूहा भी जिंदा रहेगा और मोमबत्ती भी चलती रहेगी। तो पता चला भैया, जो प्लांट्स होते हैं ना वो एयर की क्वालिटी को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। ठीक है, अब देखो इंजन हाउस ने क्या दिया एक्सपेरिमेंट में, क्या बताया सॉरी एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने बोला कि भैया फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, लाइट जरूरी है। कैसे, उन्होंने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, उसमें एक्वेटिक प्लांट डाला, हाइड्रिला वगैरह कोई भी प्लांट डाल सकते हो आप, डार्क रीजन में रख दिया, कुछ नहीं हुआ, अंधेरे में रख दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लाइट दी उसको, लाइट दी तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के बबल्स निकले, छोटे 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 ऑक्सीजन के बबल्स निकले, छोटे छोटे ऑक्सीजन के बबल्स निकले, उसमें क्या था, ऑक्सीजन था। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये क्या है, ऑक्सीजन के बबल्स थे, और सनलाइट बहुत ही जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में क्या था कि लाइट आई, व्हाइट लाइट, ठीक है, प्रिज्म से पास हुई और स्कैटर हो गई अलग अलग वेवलेंथ में। कौन से में, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे थे एरोबिक बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे। एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्या, जहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। एरोबिक जिसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, और उसने क्या रखा, एक क्लैडोफोरा एल्गी भी रखी। ठीक है, अब ये एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑक्सीजन निकालेगी, ऑक्सीजन निकालेगी। अब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस रीजन में हो रहा था, रेड और ब्लू रीजन में, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया का नंबर मिला हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इसी रीजन में हो रहा था। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस रीजन में हो रहा था, ब्लू और रेड रीजन में। क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, एरोबिक बैक्टीरिया तभी यहाँ पे ग्रो करेंगे जब यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कौन कौन रहा है, क्लैडोफोरा एल्गी। ठीक है, अब आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट सबको पता है, जो प्लांट के अंदर लीफ होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की जो सेल होती है ना। अब क्लोरोप्लास्ट है, होता क्या है ये, है ना, एक सेल ऑर्गेनेल है, आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हो। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और जो खाली स्पेस है ना, ये वाला खाली स्पेस जो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं खाली स्पेस को। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, खाली स्पेस जो है वो स्ट्रोमा। फिर यहाँ पे सिक्के जैसे कुछ प्रेजेंट होते हैं, देखो, है ना, सिक्के जैसे कुछ प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं थाइलेकोइड। मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, सिक्का जैसा सिंगल, उसको हम बोलेंगे थाइलेकोइड्स। और इस सिक्कों की तुम बिल्डिंग बना दोगे ना, तो उसको तुम क्या बोलोगे, ग्रेना। और दो बिल्डिंग को कोई जोड़ रहा है तो उसको क्या बोलोगे, स्ट्रोमल लैमिला। ठीक है, स्ट्रोमल लैमिला बोलो, ठीक है, स्ट्रोमल लैमिला। ठीक है, एक सिक्का थाइलेकोइड, बहुत सारे सिक्के ग्रेना। अब इन सिक्कों की बिल्डिंग क्या है, ग्रेना। दो बिल्डिंग्स को ज्वाइन कौन करेगा, एक ब्रिज ज्वाइन कर रहा है, वो क्या है, स्ट्रोमल लैमिला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम है, मेरे से भी अच्छा है यहाँ पे। ये क्या हो गया बच्चे, ग्रेना। एक सिंगल सिक्का क्या हो गया, थाइलेकोइड। ठीक है, जोड़ने वाला क्या हो गया, स्ट्रोमल लैमेला, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी का काम है हमारे इस चैप्टर में, आगे देखो चलते हैं। थाइलेकोइड के ऊपर ये है हमारा थाइलेकोइड, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है, और बीच में होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो थाइलेकोइड के जो मेम्ब्रेन है उसपे तीन चीजें प्रेजेंट होती है, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन जो स्ट्रोमल लैमेला है वहां पे क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फोटोसिस्टम 1। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि स्ट्रोमल लैमेला में क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1, और थायराइड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे प्लांट लीफ के अंदर, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब तुम पत्ते लोगे, उसकी चटनी बनाओगे, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर की, फिर उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी से देखोगे तो बहुत सारे पिगमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कि कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए जो है ना, मेन बॉस है,
ठीक है, क्या है, मेन बॉस है, जो कि क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका है, फोटोसिंथेसिस में किसका है, क्लोरोफिल ए का है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर की करता है, और ज़ैंथोफिल्स येलो कलर की करते हैं, और कैरोटीनॉइड्स येलो ग्रीन कलर करते हैं। याद करने के लिए मैं दिखा देती हूँ तुम्हें कैसे याद करें। हाँ, ये है विबग्योर। ठीक है, ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए, ऐसे करो, ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए, ग्रीन येलो बी। ठीक है, येलो ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स, और बच गया ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से याद करना, बी जी ए, जी वाई बी, क्लोरोफिल बी, और ये सी, ए बी सी याद कर लेना। ठीक है, येलो ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि ज़ैंथोफिल। ठीक है, क्या करेगा, येलो कलर करेगा। ठीक है, अब आ जाओ पिगमेंट्स पे। ठीक है, मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए है। मैंने बोला मेन बॉस कौन है, क्लोरोफिल ए है। बाकी जो इसके छोटे छोटे साथ देने वाले वो कौन है, एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, मेन क्लोरोफिल ए, बाकी जो बच गए वो एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ करता है, ब्लू और रेड रीजन में। ठीक है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ करता है, ग्रीन लाइट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, सबसे ज्यादा किसमें करता है, ब्लू और रेड में, और सबसे कम ग्रीन लाइट में। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में। ठीक है, और सबसे कम किसमें, ग्रीन लाइट में। ये मैंने उसमें करवाया भी था, विबग्योर में सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया बन रहे थे ब्लू और रेड रीजन में। तो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ये है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलो, ये है हमारा एनसीईआरटी का ग्राफ। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आपके एनसीईआरटी के ग्राफ हैं। तो देखो, ये है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, जहां जहां क्लोरोफिल ए का ग्राफ है ना, वहीं वहीं ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। मैंने क्या बताया था, क्लोरोफिल ए जो है ना वो मेन पिगमेंट है, मेन बॉस है। तो वो जहां पे होगा वहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। क्लोरोफिल बी का काम है साथ दे, इतना ज्यादा काम नहीं है पर साथ देना। तो ये क्लोरोफिल बी की वेवलेंथ है। ज्यादातर वेवलेंथ कितनी होती है एब्जॉर्ब करने के लिए, प्लांट्स के पास 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 टू 700 नैनोमीटर प्लांट्स ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अब देखो, जहाँ पे क्लोरोफिल ए है वहां पे ज्यादा है फोटोसिंथेसिस, ये यहाँ पे दिया गया है कंपैरिजन करके। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्शन पे क्या काम हो रहा है भैया, एक्शन क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन करने के बाद, फोटोसिंथेसिस किस एरिया में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, थाइलोकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने बताया ना, थाइलोकोइड के अंदर फोटो सिस्टम 1 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बताया था मैंने उस डायग्राम। अच्छा, ये काम क्या करता है, लाइट को हार्वेस्ट करेगा, लाइट को खींच के लाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर रिएक्शन सेंटर के पास क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो फोटो सिस्टम में दो चीजें होती है, एक तो भैया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और एक होता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये देखो, इसमें बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, लाइट को खींच के लाएंगे। ये रही तुम्हारी लाइट, लाइट यहाँ पे आएगी, फिर रिएक्शन सेंटर को रेड से बना देते हैं। चलो, रिएक्शन सेंटर ये बन गया। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाले क्या करेंगे, लाइट को पकड़ पकड़ के लाएंगे किसके पास, रिएक्शन सेंटर पे, उसके पास एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 में दो चीजें, नहीं सॉरी, फोटो सिस्टम में दो चीजें होती, तो रिएक्शन सेंटर और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो, कंसिस्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेसरी पिगमेंट्स है। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या किया, लाइट को ट्रैप करके लाया और कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, रिएक्शन सेंटर के पास ट्रांसफर कर दिया, है ना। रिएक्शन सेंटर के पास ट्रांसफर करके क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा फिर बाद में। ठीक है, और एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। अब देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट से बना होता है। मैंने बोला ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। कौन से, वही तुम्हारे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ये सारे। ठीक है, क्लोरोफिल ए एक्सेसरी पिगमेंट्स होता है। क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट होता है बेटा, और एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ये मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए बता चुकी, कैरोटीन में ध्यान देना।
पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन, हाँ ऑब्वियसली जो पिगमेंट्स होते हैं वो किससे बाउंड होते हैं, प्रोटीन से बाउंड होते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं लाइट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, मैंने बोला था ना भैया विबग्योर में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और किस रीजन की करेंगे, 400 टू 700 नैनोमीटर में। ठीक है, रिएक्शन सेंटर में देखो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 जो है वो डिस्कवरी पे नाम दिया गया है, इनके फंक्शन पे नाम नहीं दिया गया। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए इसका नाम है, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था इसलिए इसका फोटो सिस्टम 2 नाम है। ठीक है, काम से इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। पिगमेंट्स कौन से है, क्लोरोफिल ए, एक्सेसरी पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, जो साथ देने वाले थे ना हमने कर लिए पहले। टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम दो होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। मेन आता है क्वेश्चन यहाँ से कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करता है, पी 700। रिएक्शन सेंटर इसका क्या होता है, पी 700, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है कौन, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 680 की लाइट को। नाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जेड स्कीम आपकी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट में लाइट आई किसके पास गई, फोटो सिस्टम 2 के पास गई। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के पास आई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, लाइट को ट्रैप किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, कौन से के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भैया जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उसको तुम क्या बोलोगे, एक्सेप्टर। बाद में और भी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट, लेकिन फोटो सिस्टम 2 में पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो पहले करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट, उसको कौन बोलोगे तुम, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। को इसका कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पियोफाइटिन। कौन होता है फोटो सिस्टम 2 का, पियोफाइटिन। क्वेश्चन भी आता है बच्चे यहाँ से। ठीक है, अब तुम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दो आगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो आगे ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी। ठीक है, अब चला गया ये फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 ने फिर इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, जंप होके यहाँ के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गया जो कि होता है आयरन सल्फर। ठीक है, उसके बाद NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है वो NADPH की फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, फोटो सिस्टम 2 के बाद जब लाइट आएगी ना बेटा तो वाटर स्प्लिट होगा। ठीक है, क्या होगा, वाटर टूटेगा, आगे वाली इमेज उसमें बताऊंगी मैं। ठीक है, वाटर टूटेगा, दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, दो हाइड्रोजन बनेंगे और ऑक्सीजन बनेगा, हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लाइट आई कहाँ पे गिरी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, इसे ट्रैप किया। और क्या, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जंप हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया, इलेक्ट्रॉन फिर आगे ट्रांसफर हुए, फिर फोटो सिस्टम 1 के पास गए, फिर NADP रिडक्टेज बना, NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बना, NADPH। आगे देखो, इससे देखो, इस वाले डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे लाइट गिरी, फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680, और फोटो सिस्टम 1 700। क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, आप देखो प्राइमरी इलेक्ट्रो एक्सेप्टर कौन है यहाँ का, थियोफाइटिन। कौन है, थियोफाइटिन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन के बाद ये ट्रांसफर हुआ, साइटोक्रोम B6 के पास हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, और वहां पे क्या बना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या बना, ATP बना। उसके बाद ये किस प्लास्टोसाइनिन के पास गया ये, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे फोटो सिस्टम के पास गया, यहाँ पे भी लाइट आई, फिर लाइट से फिर से इलेक्ट्रॉन जंप हुए। ठीक है, लाइट से फिर से इलेक्ट्रॉन जंप हुए, गए ऊपर, FRS के पास गए, और फिर पेरिडॉक्सिन NADPH की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को ब्रेक करता है, और वाटर ब्रेक होगा तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 क्या काम करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि लाइट की हेल्प से लाइसिस हुई, टूट गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप होके क्या किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फिर से फोटो सिस्टम 1 के पास लाइट आई, फिर से इलेक्ट्रॉन जंप हो गए, फिर उसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। तो मेन क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, फोटो सिस्टम 2 की कौन सी लाइट है वेवलेंथ की, इसकी कौन सी है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, थियोफाइटिन, इसका कौन सा है, FRS। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपहिल डाउनहिल, अपहिल अपहिल डाउनहिल अपहिल। ठीक है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अपहिल। जैसे कि यहाँ से लो एनर्जी से हाई में गए तो इसको तुम क्या कहो, अपहिल।
ठीक है, इसको डाउनहिल, इसको फिर से आप, ये जड़ बन गया तुम्हारा जड़ स्केल, इसलिए इसको जड़ स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये था बेटा नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस तो नहीं आ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस थोड़ी आ रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस नहीं आ रहा था ना, तो नॉन साइक्लिक है ये। अब देखो साइकिल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, लाइट आई फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के पास, इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसने फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम तो है नहीं। अब देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का सबसे बड़ा डिफरेंस कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 नहीं होता, फोटो सिस्टम 2 नहीं होता तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होती। ठीक है, और एनएडीपी रिडक्टेज भी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एटीपी यहाँ भी बन रही है, वहां भी बन रही थी, है ना, एटीपी यहाँ भी बन रही है, वहां भी बनी थी, यहाँ पे भी फोटो सिस्टम 1 है, और नॉन साइक्लिक में भी फोटो सिस्टम 1 था, है कि नहीं है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, तो ये दो चीजें है ना, ये कॉमन है। ठीक है, ये जो है ना, ये एनएडीपी रिडक्टेज यहाँ पे नहीं है, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे नहीं है, फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा तो वाटर की फोटोलिसिस भी नहीं होगी। ओके, मैंने डिफरेंस लिखवाया हुआ है, वहां से लर्न कर लेना तुम ये। देखो ये आ गया, यहाँ पे 2 लाइट होती है भैया, हाँ फोटो सिस्टम 1 भी है, फोटो सिस्टम 2 है, तो 2 लाइट तो होंगी यहाँ पे, ये इतनी ये एब्जॉर्ब करेगी, इतनी करेगी। उसके बाद 2 फोटो सिस्टम है, हाँ भाई एनएडीपीएच एटीपी बन रहा है, बता दिया मैंने, ग्रेना में होती है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रोमल लैमिना के पास, जैसे कि मैंने ये बोला था, ये है ग्रेना तुम्हारा, ठीक है, ये बीच में स्ट्रोमल लैमिना है, ये फिर से ग्रेना आ गया। तो ग्रेना के पास तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों होते हैं, ये जो तुम्हारा ब्रिज है इसके पास सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है, तो यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा स्ट्रोमल लैमिना के पास। ओके, उस डायग्राम को देख लेना पीछे जाकर दोबारा से, समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है ना, O2 का प्रोडक्शन होगा क्योंकि फोटोलाइसिस होगा तो वाटर तो टूटेगा, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओके, मोर एनर्जी मिलती है, ऑब्वियसली एटीपी भी बन रहा है, एनएडीपीएच भी बन रहा है, तो एटीपी तो एनर्जी तो हमारे पास भर भर की होगी। ठीक है, इसमें जड़ की जो होता है अपहिल डाउनहिल अपहिल। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पे एक लाइट होती है 700 नैनोमीटर फोटो सिस्टम, एटीपी बनेगा, एनएडीपीएच नहीं बनेगा, तो बहुत कम एनर्जी, कम प्रोडक्टिव है, ये ज्यादा प्रोडक्टिव था, फोटोलाइसिस नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये भी मैंने करवाया। उसके बाद हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ रूबिस्को, रूबिस्को बहुत अच्छा इंजाइम है भैया, इसका बहुत सारा काम है केल्विन साइकिल में। ठीक है, ये कार्बन के साथ भी बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो जाता है, देखो दो दो काम कर सकता है भैया, जब कार्बन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो उसके साथ बाइंड होगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसके साथ बाइंड होगा, जब कार्बन के साथ बाइंड होगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी प्ले करेगा, और जब ऑक्सीजन के बाइंड होगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी प्ले करेगा। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड का, बहुत ही बढ़िया एंजाइम है। ठीक है, केल्विन साइकिल के लिए एंजाइम बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ गैस मैटर करती है, इसकी ज्यादा एफिनिटी तो CO2 के लिए है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ज्यादा एफिनिटी किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है या ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है ज्यादा एफिनिटी, लेकिन बाइंड दोनों से कर सकता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ज्यादा एफिनिटी किसके लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल का नाम C3 साइकिल क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेबल मॉलिक्यूल जो था वो था 3 कार्बन का, उसका क्या नाम था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या तुम उसको बोलो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जो पहला स्टेबल कंपाउंड था वो क्या है, 3 कार्बन का था, इसीलिए इसका नाम है C3 साइकिल, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। ठीक है, अब देखो RUBP आया है यहाँ पे, ठीक है, और आया CO2। RUBP कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था अनस्टेबल, वो बीच में से टूट गया तो क्या हुआ, 3 PG बना हमारे पास, 3 3 कार्बन का, एक फॉस्फेट है यहाँ पे, ध्यान से देखो, और यहाँ पे है 2 फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट हो जाएंगे तो इसको तुम बोलोगे बाई फॉस्फेट, 1 3 बाई फॉस्फेट, दोनों फॉस्फेट है।
और यहाँ पे क्या होगा, एटीपी की यूज हो गई हमारे पास, क्या होगा, एटीपी हमारे पास यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक और फॉस्फेट यहाँ पे लगा दोगे तो एटीपी हमारा यूज हो जाएगा, उसके बाद NADPH हमारा यूज होगा। ये दोनों चीजें कहाँ बनी थी, हमारी लाइट रिएक्शन में बनी थी, पता है ना, जड़ स्कीम में बनी थी। एटीपी यूज हो गया, NADPH यूज हो गया, एक दो एटीपी, दो NADPH और एक एटीपी यहाँ पे जरूर यूज होगा रीजनरेट करने के लिए इसको। अब देखो 13BP से क्या बना, 13BP से क्या बना, PgAl बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये अब रीजनरेट होगा किसमें, RUBP में। RUBP कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। रीजनरेट होने के लिए इसको एक एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटल कितने एटीपी हो गए बेटा, 3 एटीपी हो गए। कितने एटीपी हो गए, 3 एटीपी हो गए। इसलिए एक CO2 को फिक्स करने के लिए यहाँ पे तुम एक CO2 लाए, ठीक है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए तुम्हारे पास क्या लगा, एक, दो और 3 एटीपी, ठीक है, कितने, 3 एटीपी और दो NADPH, दो NADPH, किसके लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए। अगर तुमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिक्स करना है ना बेटा, एक ग्लूकोज ऐसे बोल दो भाई, ऐसे क्वेश्चन आ गए नीट में, बहुत बार आता है जैसे, एक ग्लूकोज को फिक्स करो तुम, एक ग्लूकोज को फिक्स करो, कितने एटीपी की मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, एक ग्लूकोज में कितने हो गए बेटा मॉलिक्यूल, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए ना। तो एक कार्बन के लिए तुम्हें 3 की जरूरत पड़ रही है, 3 एटीपी की। तो देख लो कितने एटीपी हुए और कितने NADPH हुए, NADPH कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे आ गया 18, 18 एटीपी और 12 NADPH, ठीक है, 12 क्या हो गए, NADPH हो गए, ठीक है। तो 18 एटीपी और 12 NADPH, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगी वैसे उसमें, PYQs में आया हुआ है, पर मैंने बता दिया, ठीक है। T4 प्लांट्स में दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स होती हैं, बंडल शीट सेल्स होती है, बंडल सेल्स बड़ी बड़ी होती है, बंडल्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये क्या होती है, बिग सेल होती है, थिक होती है, बंडल में होती है, थिक होती है, मोटी होती है, बिग होती है, बी फॉर बंडल, बी फॉर बिग, बड़ी है, थिक है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। गैस एक्सचेंज जल्दी से आने नहीं देती, अपना स्टोमेटा क्लोज रखती है, ठीक है। बहुत सारे लेयर्स होती हैं यहाँ वस्कुलर बंडल्स के अराउंड, इसीलिए तो उसको बंडल शीट सेल कहते हैं, ठीक है। ए ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होता है। ए ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट के बाद एक बहुत ही वो गंदी चीज है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होगा, फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा, इसलिए यहाँ साइक्लिक रिएक्शन नहीं, ठीक है, जो हमने पढ़ी है। अब देखो ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट में दोनों चीजें होती है, फोटोसिस्टम 1 भी, फोटोसिस्टम 2 भी, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, फोटोसिस्टम 2 है तो नॉन साइक्लिक तो होगा ही। और पैप एंजाइम होता है, पैपकेज एंजाइम होता है, इसके बाद होता है रूबिस्को, RUBP, रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम अगर है तो क्या होगा, कैल्विन साइकिल होगी, यहाँ पे क्या होगी, कैल्विन साइकिल होगी, यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैपकेज है, ठीक है। तो मिसोफिल सेल के पास क्या है, पैपकेज। मिसोफिल सेल मजे में पेप्सी पीती रहते हैं, याद रखना, मिसोफिल सेल में क्या मिलेगा, पैपकेज। और बंडल शीट सेल में क्या मिलेगा, रूबिस्को। रूबिस्को है तो कैल्विन साइकिल होगी, C3 साइकिल होगी। आगे देखो, अब ये आ गई तुम्हारा C4 साइकिल, NCERT का डायग्राम, इसको आप अच्छे से देखो। ये है तुम्हारी मिसोफिल सेल, क्या है, मिसोफिल सेल। मिसोफिल सेल बड़े ही मजे में, ये है बंडल शीट सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिसोफिल सेल बड़ी है, मजे में है, इसके पास पैकेज होगा, पैकेज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आया CO2, क्या आया यहाँ से, CO2 आया, CO2 आया यहाँ से, तो बाइकार्बोनेट में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, पैकेज आया, ये क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट, 3 कार्बन का हो गया, 3 कार्बन के साथ एक कार्बन बाइंड हो जाएगी, तो कितने कार्बन बनेंगे बच्चे, C4 कार्बन, ठीक है। C4 एसिड बन गया। ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का, एस्पार्टेट भी लिख देते हैं कई लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या हुआ, 4 कार्बन का है, तो सबसे प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का कौन सा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां से आता है क्वेश्चन कि जो प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड है वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। वहां पे क्या था, 3PGA3 फॉस्फोग्लिसरेट, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C3, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C4 इज ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है। एस्पार्टेट, टेट आ रहा है ना पीछे, एसिड है। अब ये C4 एसिड चला गया गाड़ी में बैठ के, कहाँ पे, बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलोएसीटेट से मेलेट एस्पार्टेट में। अब देखो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहां से CO2 एक निकल गया,
4 कार्बन का था, वे कितने का बन गया, C3 साइकिल यहाँ पे चल जाएगी। डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा, CO2 किसके साथ कंबाइन हो जाएगी बच्चे, RuBp के साथ। RuBp के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी, ये 3PGA बनाएंगे, फिर से कैल्विन साइकिल चलाएगी। कैल्विन साइकिल चलाएगी तो ये जो एसिड है ये किसमें ट्रांसफर कर देगी, मेसोफिल सेल में। क्वेश्चन कहाँ से आता है, मेसोफिल सेल के पास क्या है, पैकेज है। बंडल स्विच सेल के पास क्या है, रुबिस्को है। रुबिस्को है तो बंडल स्विच सेल में क्या होगा, कैल्विन साइकिल। ऐसा कौन सा एसिड है जो ट्रांसफर होता है, ऑक्सैलोएसीटेट एसिड। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, बहुत ही जरूरी है। डी कार्बोक्सिलेशन कौन सी साइकिल में होता है, कौन सी सेल में होता है, बंडल स्विच सेल में। अब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो आरयूबीपी के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि इसके पास रुबिस्को है। आरयूबीपी के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे होगी कैल्विन साइकिल। ठीक है, आगे चलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ C4 प्लांट्स, भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने स्टोमेटा को क्लोज रखता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक होता है। ठीक है, तो वाटर को कंजर्व करके रखता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा, जहाँ पे पानी कमी कमी होती है। ठीक है, देखो फर्स्ट टेबल और बहुत ज्यादा लाइट होती है। ठीक है, लाइट तो बहुत ज्यादा होती है। अब देखो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट किसमें होता है, C4 प्लांट्स में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, बिकॉज दे हैव स्पेशल मैकेनिज्म। ग्रेनुल और ए ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट इनके पास होते हैं। ठीक है, और CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे होता है किसके अंदर, पेडल शीट सेल के अंदर। प्रोडक्टिविटी और यील्ड को लेके ये C3 के कंपैरिजन में C4 ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर पे होता है, इसके पास रुबिस्को भी है। ठीक है, इसके पास पैक्टेज भी है। एक बार में ये दो CO2 फिक्स कर देता है। ठीक है, कैसे कर देता है, देखो मैं बताती हूँ। एक CO2 तो यहाँ फिक्स कर रहा है, एक यहाँ पे फिक्स करेगा वो दोबारा से, मतलब कि 2 टाइम्स CO2 फिक्स कर रहा है। अच्छा, प्लांट C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, मेज, सोरगम और शुगर केन। इससे क्वेश्चन होता है, C4 प्लांट मेज, सोरगम और शुगर केन। फोटो रेस्पिरेशन देखो, लाइट की हेल्प से जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है ना, उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये कोई बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है, C3 प्लांट इसको करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, C4 प्लांट्स नहीं करते हैं। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, CO2 अंदर आएगी। ठीक है, जैसे कि C3 प्लांट्स का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ से स्टोमेटा ओपन है तो CO2 अंदर आ गई, CO2 अंदर आ गई तो कैल्विन साइकिल हो गई। कैल्विन साइकिल हुई तो H2O क्या हो गया, ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकल के बाहर चला गया, तो मेसोफिल सेल में। अब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे कि C4 प्लांट, क्या हुआ, स्टोमेटा बंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा धूप है। ठीक है, अब स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 अंदर आएगी नहीं। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा रुबिस्को, और रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पे करेगा नहीं। ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगा, वाटर भी बाहर नहीं जाएगा, ना CO2 यहाँ पे अंदर आएगी, ना वाटर ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगा। क्या होगा, रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये साइकिल तुम RuBp है, 5 कार्बन का है तुम्हारे पास, यहाँ से ऑक्सीजन है तुम्हारे पास बस अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे CO2 आता तो फिर वो CO2 के साथ बाइंड हो जाता। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और क्या बनेगा, 3 कार्बन का और एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। 3 कार्बन का क्या है, 3PGA। ठीक है, फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा RuBp में। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कौन सा होता है, फोस्फोग्लाइकोलेट। ये कहाँ बनता है, फोटो रेस्पिरेशन में। भैया RuBp 5 कार्बन का है, 5 कार्बन टूटेंगे तो किसमें, 3 कार्बन में और 2 कार्बन में। 3 कार्बन का कौन सा मॉलिक्यूल है, 3PGA, और 2 कार्बन का कौन सा मॉलिक्यूल है, फोस्फोग्लाइकोलेट। तो फोस्फोग्लाइकोलेट कब बनता है, फोटो रेस्पिरेशन में। किसमें बनता है, C3 प्लांट्स में। C4 तो इसको करते ही नहीं है। ठीक है, ये किसमें हो रही है, C3 प्लांट्स में हो रही है। ओके, ये एक टॉक्सिन होता है, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए पेरोक्सीसोम में जाना पड़ता है। वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनेल है पेरोक्सीसोम, जो तुमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ी हो। ठीक है, वेस्टफुल प्रोसेस है, एटीपी भी नहीं बनाता, बाकी एटीपी को यूज कर लेता है। CO2 लॉस है, ना तो कोई एटीपी बन रही है, यहाँ पे CO2 भी लॉस हो रही है। ठीक है, और कोई शुगर, कोई एटीपी वगैरह यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट येट नॉन। अब तक इसका बायोलॉजिकल फंक्शन नॉन नहीं है, बट ये वेस्टफुल प्रोसेस है, टॉक्सिसिटी होती है इसमें, पेरोक्सीसोम में फिर जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, पहला जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, 1 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन का होता है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या निकलता है, फोस्फोग्लाइकोलेट। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टफुल प्रोसेस है,
पहला मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट, दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। याद रख लो RUBP है, 5 कार्बन का है, एक बार 3 में टूट जाएगा, एक बार 2 में टूट जाएगा, तो क्या बनेगा 3Pg और 2 का फॉस्फोग्लाइकोलेट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, C3 में होती है। बार बार तुम्हें सर्जन और रीजंस में क्या करेंगे कि घुमा घुमा के दे देंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 2015 से 2025 के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। अब देखो ये डिफरेंस है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। RUBP रुबिस्को इसके पास होते हैं, C3 के पास, लेकिन C4 के पास रुबिस्को भी है और मजे में भी है, वो पैकेज भी है उसके पास। मीसोफिल सेल होती है यहाँ पे, ट्रांस एनाटॉमी होती है यहाँ पे, बंडल शीट सेल भी इसके पास प्रेजेंट होती है। मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे, डाइमॉर्फिक यानी कि ग्रेनल और एग्रेनल। भैया दो प्रकार के इसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक मीसोफिल सेल, हाउ मेनी केल्विन साइकिल, नहीं हाउ मेनी जो CO2 है वो फिक्स, हाउ मेनी टाइम्स CO2 फिक्स ऐसे आएगा बेटा, ठीक है। देखिए एक बार होती है यहाँ पे मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल एक बार ही चलेगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो बार चलेगी, एक बार बंडल शीट सेल में केल्विन साइकिल चलेगी और एक बार यहाँ पे मेसोफिल में CO2 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन 4 कार्बन बता चुकी हूँ मैं, यहाँ पे ओनली रुबिस्को होता है, रुबिस्को के साथ पैकेज होता है। प्राइमरी CO2 फिक्स कौन करता है, पैकेज, पहले CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, पैकेज। दूसरी बार रुबिस्को, पहले मेसोफिल सेल में पैकेज, दूसरी बार रुबिस्को किसमें, बंडल शीट सेल में, ठीक है। अब देखो CO2 एक्सेप्ट फिक्स सबस्ट्रेट कौन सा होता है, RUBP, यहाँ पे पैकेज होता है, ठीक है, फॉस्फोइल और कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है, पैकेज, और ये RUBP होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका ये है, इसका हाई होता है। फोटो रेस्पिरेशन ये करते हैं, ये करते नहीं है। ये 3 प्लांट है, मेज, शोरगम और शुगरकेन, ऐसे दे देंगे भैया मेज का फोटो रेस्पिरेशन करता है, नहीं करता है। ये C4 प्लांट है, शोरगम करता है, नहीं करता है, ठीक है। व्हीट, राइस, टोमेटो, बेल पेपर, इसका नाम दे देंगे भैया ये फोटो रेस्पिरेशन करता है, हाँ करता है, क्योंकि ये C3 प्लांट्स है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, लाइट। लाइट क्या है, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि जो प्लांट्स है ना वो लाइट सिर्फ 10% तक ही यूज करते हैं, उसके बाद की करते ही नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ 10% लाइट चाहिए। C3 और C4 प्लांट्स का लाइट सैचुरेशन कितना है, 10% ऑफ सनलाइट, उसको 10% चाहिए। देखो यहाँ पे लो लाइट है तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट बढ़ती जाती है तो फोटोसिंथेसिस रुक, ठीक है, क्योंकि डैमेज होने लग जाता है प्लांट, तो उसको एक हद तक ही लाइट चाहिए। तब अगर बहुत कम लाइट है ना तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, जैसे कि लो लाइट में देखो कितना अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट ज्यादा हो रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फिर देते जाओ तो गिरने लग जाता है फोटोसिंथेसिस। तो एक हद तक ही लाइट से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि इनका 10% ही सैचुरेशन लेवल, उसके बाद नहीं है, ठीक है। CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। देखो अगर CO2 बढ़ता गया तो ऐसे थोड़ी ना कि फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक हद तक ही बढ़ेगी। CO2 बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, क्योंकि तुमने क्या कहा था, CO2 प्लस H2O से तुम क्या बना रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो, ऑक्सीजन बना रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना ज्यादा CO2 देते तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं ऐसा नहीं है, एक हद तक ही इंक्रीज होगा वो, ठीक है बेटा। इस लेवल तक 360 माइक्रो लीटर तक क्या होता है, C3 प्लांट्स क्या करते हैं, इनका सैचुरेशन होता है, इसके बाद ये नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद 450 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। 0.03 इसका है, C3 का सैचुरेशन है, और 0.05 के बाद जैसे कि C4 प्लांट्स हैं वो भी नहीं कर पाते, ठीक है। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग अप टू 0.05% तक ही फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करेगी, उसके बाद नहीं करेगी, ठीक है। डैमेजिंग इफेक्ट होने लग जाता है, उसको ब्रेक डाउन करने लग जाती है। अब आता है टेम्परेचर, भैया ऐसे थोड़ी ना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फोटोसिंथेसिस होती जाएगी, नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओगे भैया, गर्मी बढ़ाओगे तो एंजाइम्स ब्रेक नहीं होने लग जाएंगे, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही फोटोसिंथेसिस होगा, उसके बाद नहीं होगा। डिपेंड करता है भैया हैबिटेट कौन सा, अब देखो गर्मी वाली जगह तो वहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन वहां के प्लांट वहां की अडेप्ट हो जाएंगे वहां के, ठीक है। लेकिन वहां पे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने लग गया तो वहां पे प्लांट्स क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिमम लेवल तक ही, अलग अलग प्लांट का अलग अलग हैबिटेट होता है, उनको अलग अलग लाइट पसंद होती है, ठीक है, बट एक सर्टेन लेवल तक ही, ठीक है। डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल क्या होती है, एंजाइमेटिक होती है, टेम्परेचर कंट्रोल मैनर में ही काम करती है, जबकि C4 प्लांट्स थोड़ा बहुत गर्मी तो सहन कर लेते हैं, थोड़ा 40-50 तक, ओके। C3 प्लांट रेस्पॉन्ड एट लो टेम्परेचर, ये किस पे करते हैं, हाई टेम्परेचर पे करते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना होना चाहिए 40। अब देखो वाटर भी मैटर करता है,
वाटर कैसे मैटर करता है, ये रियली लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन से अपना वाटर लॉस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर पानी नहीं है तो वाटर स्ट्रेस से क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। भाई पौधे तो बचाएंगे आगे, तो पानी की कमी, ऊपर से वो ट्रांसपिरेशन में वाटर निकालते जाएंगे तो पानी बचेगा। ठीक है, तो अपने स्टोमेटा को वो क्लोज कर लेगा, अपनी जो लीफ है ना उसको सिकोड़ लेगा ताकि कम से कम लाइट उसके ऊपर पड़े और कम से कम वो ट्रांसपिरेशन करे, कम से कम फोटोसिंथेसिस करे, पानी का वो कम से कम यूज करे, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा। अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा तो पानी का लॉस होगा नहीं। ठीक है, वाटर स्ट्रेस में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज कर लेगा, स्टोमेटा क्लोज करेगा तो CO2 कंसंट्रेशन होगी नहीं, CO2 कंसंट्रेशन कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, लीफ विल्टिंग हो जाएगी, लीफ अपने आप को सिकोड़ लेगी। ठीक है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब ये चैप्टर होता है खत्म, और इसके बाद हम करेंगे PYQs 10 साल के, 2015 से लेके 2025 के, 11 साल के करेंगे हम। ठीक है, 10-11 साल के करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिवीजन करके आना। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चंस की, अगर वो क्वेश्चंस कर लोगे तो 90% इस चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। चलो बाय बाय।